नमस्कार मित्रों। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस है। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज डॉक्टर लोहिया पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर लोहिया पर मैं 3-4 किताबों के सहारे से बात करूंगा और उनके समाजवाद को समझने का प्रयास करेंगे और करूंगा। डॉक्टर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को अकबरपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर लोहिया की शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और विद्यासागर कॉलेज से हुई थी। जैसा कि मैंने कहा आपको कि डॉक्टर लोहिया समाजवादी नेता थे। जब हम समाजवादी कहते हैं तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि समाजवाद है क्या। समाजवाद को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीक़ों से परिभाषित करने का कोशिश किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि समाजवाद क्या हो सकता है वह आपको बताना चाहूँगा। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। जब हम इसे आर्थिक सामाजिक दर्शन कहते हैं तो यहाँ अर्थ और समाज का संबंध स्थापित हो जाता है और अर्थ और समाज के बीच के संबंधों को देखना आवश्यक हो जाता है। साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि समाजवाद वह आंदोलन है जो उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्गहीन समाज स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात जिसमें कोई वर्ग न हो, वर्ग विहीन, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, वैसा समाज। और मजदूर वर्ग को इसका मुख्य आधार मानता है। समाजवाद का मुख्य आधार जो है वह मजदूर वर्ग है, क्योंकि इस वर्ग को शोषित वर्ग कहा जाता है और इसका ऐतिहासिक कार्य वर्ग व्यवस्था का अंत करना है। तो मेरे ख्याल से समाजवाद यही हो सकता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर मैं साहित्य का एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो सबसे पहले साहित्य के जो बड़े आलोचक हैं जिनका नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा है, उनकी दृष्टि से लोहिया को समझ लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आशा के पंख नाम से एक लेख लिखा था और इस लेख के माध्यम से डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक प्रसिद्ध किताब ही है गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं। इस किताब में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने गांधी जी को, अंबेडकर जी को और लोहिया जी को समझने का प्रयास किया था। और वे कितना समझ पाए, कितना न समझ पाए, उनकी दृष्टियों से पता चल जाता है। यानी लोहिया को वे किस तरह से समझना चाहते थे, अंबेडकर को वो किस तरह से समझना चाहते थे, इन तमाम बिंदुओं के बारे में आपको उस किताब
की अध्ययन से पता चल जाता है। मैं आपको लोहिया के बारे में ही बात करना उचित समझता हूँ, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वह लोहिया को समर्पित है। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में रामविलास शर्मा कहते हैं, 20वीं सदी के अंतिम दशक में जिन व्यक्तियों के विचारों ने आज की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके विचारों से अछूती नहीं है। विशेष रूप से शूद्र और पिछड़ी हुई जातियों के अधिकार को लेकर जिस नीति पर ये पार्टियां चलती रही है उसकी रूपरेखा राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। फिर वे कहते हैं कि आज उनकी राजनीति से निकले नेता पिछड़ा दलित विवाद तक सीमित हैं। कुछ संप्रदायवाद की बाहों में हैं, कुछ व्यक्तिपरक समाजवादी हैं। ये एक तरह से रामविलास शर्मा का कथन है। और रामविलास शर्मा इसके बाद उनकी आलोचना करने लगते हैं। वे कहते हैं, इतिहास, गैर कांग्रेसवाद और क्रांति के बारे में लोहिया के नज़रिए की रामविलास शर्मा कठोर आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि लोहिया ने भारतीय इतिहास पर जहाँ जहाँ नज़र डाली वह एक पराजयवादी नज़र है। इसके विपरीत गांधी ने समाज की आलोचना की, विशेष रूप से अस्पृश्यता के लिए उसे फटकारा। वह यह भी जानते थे और उन्होंने यह घोषित किया था, यदि धनी लोगों ने अपनी संपत्ति का बंटवारा न किया तो जनता में बड़ी ताकत है, वह क्रांति करेगी और कोई भी सैनिक ताकत उसको कुचल न सकेंगे। लोहिया को हिंदुस्तान की जनता निष्क्रिय, निष्प्राण, असहाय नजर आती थी। भारत का समाज अपरिवर्तनशील लगता था। उनमें एक निराशा थी। वह अपने राजनीतिक कर्म को निराशा का कर्तव्य कहते थे। रामविलास शर्मा को भारतीय जनता और समाज के बारे में लोहिया का पराजयवादी दृष्टिकोण पसंद नहीं आया, जो स्वाभाविक है। सवाल इस बात का है कि आखिर रामविलास शर्मा को लोहिया की पराजयवादी दृष्टि क्यों नजर आती है? क्या रामविलास शर्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे? क्या रामविलास शर्मा गांधी के चश्मे से लोहिया को देखना चाहते थे? इस पर अगर आप विचार करेंगे, इस पर आप अगर सोचेंगे, समझेंगे, तो यह स्पष्टता लगता है कि रामविलास शर्मा लोहिया को, डॉक्टर अंबेडकर को गांधीवादी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे थे। और गांधीवादी चश्मे की जब भी कोशिश होगी, देखने की कोशिश होगी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा भीमराव अंबेडकर कम ही आगे जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि रामविलास शर्मा को इन गांधीवादी चश्मे से ऊपर उठकर देखने की जरूरत थी, डॉक्टर लोहिया को और डॉक्टर अंबेडकर को। मैं आपको अंबेडकर का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का वह कथन भी आपको बतला देता हूँ जिसमें रामविलास शर्मा को अंबेडकर अखरता है। रामविलास शर्मा ने वर्ण व्यवस्था विरोध के संदर्भ में
केंद्रीय चिंता यह है कि हिंदू समाज में बहुत से लोग ऐसे थे जो जाति प्रथा को से उबे हुए थे, जो शूद्रों की दशा में परिवर्तन करना चाहते थे। उनके सहयोग से अंबेडकर बहुत कुछ कर सकते थे। समझ गए? और आगे सुनिए, रामविलास शर्मा को जाति प्रथा के गैर दलित विरोधियों के प्रति अंबेडकरवादियों की असहिष्णुता आत्मघातक लगती है। अंबेडकर ने अब्राहम लिंकन को पाखंडी और गांधी को उनसे बड़ा पाखंडी कहा था। यह शब्दावली अब तक चली आई है। रामविलास शर्मा को अंबेडकर की यह नीति अखरती है कि साम्राज्यवाद के सवाल पर चुप रहो। ये जब भी कोई निम्न समाज का वर्ग, शूद्र समाज का वर्ग, शूद्र समाज के प्रतिनिधि जब गांधी पर टिप्पणी करते हैं, गांधी पर अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ पर जो सवर्ण आलोचक हैं या जो अपर कास्ट के आलोचक हैं, साहित्य के आलोचक हो या राजनीतिक के आलोचक हो या राजनीतिज्ञ लोग, उनको यह बात अखर जाती है। तो मूल रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि अंबेडकर पे और डॉक्टर लोहिया पर रामविलास शर्मा की दृष्टि कहीं न कहीं गांधीवादी दृष्टि से देखने की वकालत करती है। खैर, अब मैं आपको एक किताब के लेखक डॉक्टर जयंत जिज्ञासु हैं और बहुत चर्चित किताब है और ये युवा लेखक हैं। इस पुस्तक का नाम है द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तां। इसमें भी डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने लोहिया की सीख और विरासत नाम से एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसके सहारे से आप लोहिया को जान सकते हैं और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि समाजवाद के अद्वितीय पुरोधा के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाज में प्रतिष्ठित हैं। उनकी वैचारिक तेवर लोगों को प्रभावित करने वाली है। उत्तर भारत से राजनीतिक रुझान रखने वाले आज भी लोहिया को पसंद करते हैं और वे इस नारों से, उत्तर भारत के लोग इस नारों को अपने जोश खरोश के साथ कहते हुए सड़कों पर भी नजर आते हैं। वह नारा क्या है? वह नारा है, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। लोहिया को लोकसभा में या भारतीय संसद में अत्यधिक मौका नहीं मिला, महज 4 साल रहे हुए, और इन 4 सालों में अपने राजनीतिक विचारों से भारतीय संसद के चूल्हे हिला दी थी। उन्होंने वह करिश्मा कर दिखाया जिस करिश्मे को देखकर कोई भी निम्न समाज का व्यक्ति यह सोच सकता है या सपना देख सकता है कि वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने बेबाक टिप्पणी की, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की 25,000 रुपये खर्च करने की बात हो या महिलाओं को सती सीता कहने की बात हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को सती सीता नहीं होनी चाहिए, बल्कि द्रौपदी बनना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय राजनीति चिंतन परंपरा को समृद्ध किया है।
1962 का वह कार्यकाल या वह दौर भूलने लायक नहीं है, जिस दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ग्वालियर की महारानी विजया राजे सिंधिया के खिलाफ मेहतरानी सुखो रानी को खड़ा किया था। सुखो रानी, पूरे देश में एक विवाद चला, एक विवाद विमर्श पैदा हुआ। वह विमर्श हुआ महारानी बनाम मेहतरानी। महारानी प्रतीक थी राजे रजवाड़ों की सोच की, विलासिता की, देश के अभिजात वर्ग की, धन बल के, और मेहतरानी सुखो रानी प्रतीक थी हजारों वर्षों से देश की पिछड़ी, दलित, आदिवासी स्त्रियों के गुलामी के खिलाफ संपूर्ण बहिष्कृत समाज के लिए की प्रतीक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह विवाद पैदा करके हजारों वर्षों से जमी चट्टाने को तोड़ने का काम किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, हजारों वर्षों से जमी चट्टाने सुखो रानी के मुद्दे पर टूटेंगे नहीं तो दरकेंगे जरूर। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि सुखो रानी चुनाव हार गए, लेकिन लोहिया ने एक स्वप्न दिया, लोहिया ने एक शक्ति दी कि रजवाड़ों के खिलाफ भी, महारानी के खिलाफ भी एक नारी चुनाव लड़ सकती है और अपनी बात कह सकती है। 1962 का एक और प्रसंग याद करने योग्य है। वह प्रसंग है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ डॉक्टर लोहिया का चुनाव लड़ना। यह बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की तूती बोला करते थे, फिर भी ऐसे शक्तियों से टकराने का सामर्थ्य डॉक्टर लोहिया ने दिखाया था। और उन्होंने कहा था, मैं पहाड़ से टकराने आया हूँ, मैं जानता हूँ कि पहाड़ से पार नहीं पा सकता, लेकिन उसमें एक दरार भी कर दी तो चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा। यह दरार जो पैदा करने के जुनून है, यही जुनून आम आदमी की शक्ति है, आम आदमी को मजबूत बनाता है। यही जुनून कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखलाता है, और ऐसा करने का बल डॉक्टर लोहिया ने भारतीय समाज के निम्न वर्ग को देने का काम किया। दुर्भाग्य यह भी रहा कि डॉक्टर लोहिया चुनाव हार गए, लेकिन 1967 में वे फिर चुनाव जीते। लोहिया विमर्श की बात करते थे, लोहिया बहस की बात करते थे, और जब विमर्श होता है, जब बहसें होती हैं, तो वहाँ पर कुछ निकलता है। जब निकलता है तो उसकी गूंज जो है चारों दिशाओं में जाती है। लोहिया ने कहा था, बहस करो, विमर्श करो, वोट करो। बहस करने पर ही, विमर्श करने पर ही वोट की कीमत आपको पता चलेगा। अगर आप बहस नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे, तो वोट किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए विमर्श और बहस बहुत जरूरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा दिया था, और वह सप्त क्रांति क्या है, इसे भी समझने की जरूरत है। सप्त क्रांति है नर नारी समता के लिए क्रांति,
जहाँ पुरुष और स्त्री का कोई भेद ना हो, समानता की बात हो, समता की बात हो। दूसरा, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, अर्थात जो गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं, चमड़े के रंग पर रची राजकीय, और जो राजा बनने की इच्छा रखते हैं और वह इच्छा उच्च वर्ग के रखते हैं, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ। इन आर्थिक समानता, दिमागी असमानता और राजकीय असमानता के खिलाफ की बात की। तीसरा, उन्होंने कहा संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। मतलब संस्कारगत बातों पर बात करने की ज़रूरत है। अभी आप देखते हैं या देखे होंगे समाचारों में कि कुछ मुख्यमंत्री संस्कार की बात करते करते कुसंस्कार की बात कर जाते हैं। जिन्स विवाद किसी से छूटा नहीं हुआ है, सभी जानते हैं उस विषय में। तो ऐसे संस्कारगत की बात, ऐसे कुसंस्कार के खिलाफ डॉक्टर लोहिया बात करने की बात कर रहे थे, जो निम्न समाज के ओढ़ने पहनावे पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। और वह टिक्का टिप्पणी भी कैसा, खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक। ऐसे असमानता वाले, ऐसे कुत्सित मानसिकता वालों पे डॉक्टर लोहिया ने प्रहार करने की बात किया था। और उन्होंने कहा था कि इस पर समानता की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा की बेटी है तो वही जींस पहनेगा और गरीब की बेटी है तो वह जींस नहीं पहनेगा। जन्मजात का मतलब कि ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण जातियों में जन्म लेंगे वही सर्वश्रेष्ठ होंगे। जन्मजात का भी विरोध होना चाहिए। जाति प्रथा, कोई जाति प्रथा नहीं हो, और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए समर्पित, और पिछड़ों को विशेष अवसर देने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा चौथी क्रांति की बात, परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति। पांचवा, उन्होंने कहा निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजनाओं द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति। निजी पूंजीवाद की विषमताएं नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। आर्थिक समानता की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई देश में बहुत धनी है और किसी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और छठा कहते हैं निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और जमहूरी पद्धति के लिए क्रांति। और लास्ट कहते हैं अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। ये मूलतः सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि प्रकृति का नियम जो भी हो, मनुष्य का नियम समता होनी चाहिए। और स्वाभाविक ही भी है कि मनुष्य ने जो भी नियम बनाया है उसे असमानता के घेरे में बनाया है, असमानता की रेखा में बनाया है। और यह असमानता की रेखा उन्हें तोड़ने की ज़रूरत है, उसमें समता लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस देश के दिमाग पर ब्राह्मण का राज है और जेब पर बनिया का राज है। दिमाग पर से ब्राह्मण का राज खत्म करना है और जेब पर से बनिया का राज खत्म करना है। बुराई खत्म करने के लिए बुराई को पहचानना होता है। इन तमाम
बातों से यह पता चलता है कि डॉक्टर लोहिया किस समाजवाद की बात कर रहे थे और किसके लिए बात कर रहे थे। एक प्रसंग का और जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर लोहिया को, राम मनोहर लोहिया को लोगों ने पूछा था कि समाजवाद को कौन जीता है इस मुल्क में। तो डॉक्टर लोहिया ने बहुत बड़ी बात कह दी, और वह बड़ी बात हम जैसे लोगों के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है क्योंकि जिसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था वह हमारे क्षेत्र से थे, वे हमारे जिला के निवासी थे। और वह कौन था? किसी पहचान के वे मोहताज नहीं थे। वे थे क्षमा कीजिएगा, भूपेंद्र नारायण मंडल। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जाओ, मधेपुरा के गांव में एक नेता रहते हैं जो समाजवाद को जीते हैं, उनका नाम भूपेंद्र नारायण मंडल है। इसी भूपेंद्र नारायण मंडल के नाम पर लालू प्रसाद ने मधेपुरा में एक यूनिवर्सिटी खोली एवं एक स्टेडियम बनाया। उस स्टेडियम में आज भी बच्चे चहकते हैं, आज भी बुजुर्ग दौड़ते हैं, आज भी बुजुर्ग वहाँ व्यायाम करते हैं। और उस स्टेडियम से खेल करके अनेक लोगों ने राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उस विश्वविद्यालय से पढ़ करके अनेक लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त किया। और कुछ बातें लोहिया के बारे में इस किताब से करना चाहूँगा, जयंत जिज्ञासु की किताब से, जो बहुत अच्छी किताब है। इसे सिर्फ लालू यादव की दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए, इसे आप समाजवादी चिंतन धारा के दृष्टिकोण से, समाजवादी विकास की धारा के दृष्टिकोण से, जातिगत विमर्श के तहत और आरक्षण विमर्श के दृष्टिकोण से भी पढ़ने की जरूरत है। अगर आप ओनली फॉर लालू यादव के जीवनी के रूप में इसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि यह किताब बहुत ही मेहनत और सार्थक से लिखी गई है। इसके लिए हकीकत में जयंत जिज्ञासु बधाई के पात्र हैं। लोहिया जनता को झकझोरते थे, लोहिया जनता में एक उम्मीद जगाते थे। और वह उम्मीद कैसा होता था? वह उम्मीद होता था क्रांति की, वह उम्मीद होती थी बुलंद आवाज। लोहिया ने कहा था, सड़कें अगर सोनी हुई तो संसद आवारा हो जाएगा। और यह बात कितनी सार्थक है आज के लोग जान सकते हैं। लोहिया अक्सर जिस नारे को लगाया करते थे वह नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजों और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान? जिटपिट बोले करे ना काम। छोटी जात की क्या पहचान? करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। करखनिया दामों की कीमत आने खर्च से जोड़ा हो, अन्न के दामी की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। जो जमीन को जोते हैं वो जमीन का मालिक है,
जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है वह शिक्षा आम आदमी में, आम समाज के निम्न वर्गों को शिक्षित करने का समाजवाद है। यह समानता का समाजवाद है। यह राजा और प्रजा की समानता की बात करता है। यह राष्ट्रपति का बेटा और चपरासी का बेटा एक समान है, इसकी वकालत करता है। इन सब के अलावा अगर किसी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समझना है और डॉक्टर राम मनोहर के विचारों से अवगत होना है, उनकी लेखन कर्म को समझना है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेक किताबें लिखी, जिन किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है और उन्हें देखने की ज़रूरत है। वह किताबें क्या है? वह किताबें हैं अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनाहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद, राग, जिम्मेदारी की भावना, अनुपात की समझ, समलक्ष्य, संबोध, समदृष्टि, सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण का आह्वान, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण, संपूर्ण और संभव बराबरी और दूसरे भाषण, हिंदू बनाम हिंदू। इन किताबों के माध्यम से आप डॉक्टर लोहिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2-3 किताबों के माध्यम से मैं अपनी बातें कहूँगा। एक किताब मेरे प्रिय शिक्षक डॉक्टर शरदेंदु कुमार ने लिखी है और वह भूपेंद्र नारायण मंडल के जीवनी पर आधारित है। उनके संसदीय भाषणों का एक संकलन है। उस किताब का नाम समाजवादी चिंतन के अमर साधक भूपेंद्र नारायण मंडल है। इस किताब में भी डॉक्टर शरदेंदु कुमार ने लोहिया के विचारों के साथ भूपेंद्र नारायण मंडल के विचारों की समानता को समझने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर लोहिया जाति विहीन समाज की बात करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, धन धरती के नीचे और समानता लोगों के मन में होती है। मन की संपदा की अभी खोज नहीं हुई है और यह तब तक फूलेगी नहीं जब तक इस भेद को मिटाने के लिए संभव आर्थिक और राजनीतिक समानता के रूप में जाति प्रथा का विनाश आवश्यक है। राजनीतिक हमले का एक रूप होगा पिछड़ों को विशेष अवसर और 60% आरक्षण। डॉक्टर लोहिया ने जिन चीज़ों को समझने की कोशिश किया था, जिन चीज़ों को देखा था, वह अंतर क्या था? वह अंतर था बड़े आदमी और साधारण आदमी के बीच का अंतर था और उसको केंद्र में रख करके डॉक्टर लोहिया ने अपनी सारी बातें कहने की कोशिश की, उन पर विचार करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, वह जो नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, परिश्रम और विश्वास की नई इबारत लिख सकते हैं, वे आज भी शिक्षा, सत्ता और अर्थ के लिए छटपटा रहे हैं। आज़ादी की पूरी लड़ाई उनको केंद्र में रखकर लड़ी गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उन्हें फिर सुनियोजित ढंग से हाशिए पर जीने के लिए विवश कर दिया गया।
इस ऐतिहासिक आज़ादी का वर्णन करते हुए रामविलास शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही है जिसे हमें समझना चाहिए। आज़ादी का लक्ष्य था आम आदमी की प्रतिष्ठा, आम आदमी के जीवन दशा में सुधार। लेकिन क्या हुआ, वह संभव नहीं हो पाया। और इससे का जिक्र भारतीय राजनीतिक इतिहास में ही नहीं बल्कि साहित्य के इतिहास में भी मिलता है। 1950 और 60 का दशक असंतोष का दशक है, आज़ादी से उपजे हुए असंतोष का दशक है, आज़ादी के लक्ष्यों को न प्राप्त करने के का दुख है। वह साहित्य आज़ादी से प्राप्त होने वाले पुनः आम आदमियों के दुख दर्दों का साहित्य है, जिसको लक्ष्य करके लोगों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर उन्हें उसी पायदान पर खड़ा कर दिया गया जिस पायदान पर से खड़े होकर के वे लोग एक स्वप्न देखे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस आज़ादी का बखूबी वर्णन किया है। उन्होंने कहा, भारत में बड़े आदमी साधारण और छोटे आदमी के बीच अंतर घातक हो गया है। गोया वे अलग अलग प्रजातियां हो। यह देश करीब 50 लाख बड़े आदमियों और 20-42 करोड़ छोटे आदमियों के बीच इस कदर